तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे छोटे से YouTube चैनल पर। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पहला टॉपिक वास्तविक संख्याएं। तो पिछली वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए थे। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन दिए हैं इनका हम बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 12, 18 और 24 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा तो एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रत्येक संख्या को ऐसे जो है अलग अलग ऐसे काटना है, कुछ इस तरह से, ऐसे ये इस तरह से ऐसे अलग अलग काट लेना है। यहाँ पे पहले हम 12 को काटेंगे तो 2 से काटो, 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब 18 को काट दो तो 2 नवा 18, फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब 24 की बारी है तो 24 भी 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ हमसे कह रहा है कि एचसीएफ बताओ। अब देखो यहाँ पे 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो यहाँ पे 3 ठो हैं, तो ऐसे लिख दो 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 के कितने हैं, तो 18 के यहाँ पे 3 ठो इसके भी हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 24 के, तो 24 के भी जो है यहाँ पे 1 2 3 4 4 ठो हैं, तो ऐसे लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे ये 3 हो गया। अब देखो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। 12, 18, 24 का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ जब भी निकालना होगा तो आपको ऐसे तीनों संख्याओं में ना कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में मैच कर रही है। तो देखो ये वाली मैच कर रही है, तो इसको यहाँ पे एक ठो हम ऐसे ले लेंगे ये। फिर इसके बाद देखो ये 3 भी जो है ये तीनों में मैच कर रहा है, तो इसका भी एक ठो ऐसे उठा लो। ये हो गया 12, 18, 24 का एचसीएफ जो है यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6। ये आपका पहला आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से एचसीएफ निकल के आ गया 6। अब देखो बारी है एलसीएम की। तो एलसीएम जब भी आपको निकालना होगा तो संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में व्यक्त कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखो ये 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यहाँ पे 1 2 3। 2 कितना है, तो 2 बार है, तो 2 की घात ऐसे 2 कर दो। फिर इसके बाद 3 कई बार है, तो 1 बार है, ऐसे तो कुछ इस तरह से कर देना है। फिर इसके बाद ये 18 के, तो 18 के देखो यहाँ पे 2 1 बार है, तो ऐसे यहाँ पे 1 बार कर दो। और 3 2 बार है, तो 3 की घात 2 कर दो। फिर 24, तो 24 को भी ऐसे कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 2 जो है वो 3 बार है ऐसे। उसके बाद जो है 3 एक ठो है, ठीक है। तो जब भी एलसीएम निकालना होगा तो ऐसे आपको घातों के रूप में व्यक्त कर लेना है, ठीक है। अब देखो हम लोग आसानी से एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 12, 18, 24 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा, तो देखो तीनों में 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है कि नहीं। तो एलसीएम में ना सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे है, तो इसको ऐसे उठा लो 2 की घात 3। अब देखो 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे है, तो इसको ऐसे उठा लो, ये 3 की घात 2 हो गया। अब यहाँ पे इसको सरल करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये 3 त्रिका 9 होगा, तो 9 8 72 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं 12, 18, 24 का एचसीएफ जो है वो जो है 6 होगा और एलसीएम जो है वो 72 होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा है। यहाँ पे कह रहा है कि 36, 48 उसके बाद 60 का एचसीएफ और एलसीएम जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरह से हम प्रत्येक संख्या को अलग अलग काटेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे हम पहले 36 को काटो, तो 2 से काटो, 2 एकम 2 2 8 16, ये हो गया। फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। आगे इसको काटो, यहाँ पे 2 से फिर कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 हो गया। अब 60 को काट दो, तो 60 भी 2 से कटेगा, तो 2 तिहाई 6, फिर 2 15 30, फिर 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमने प्रत्येक संख्या को ऐसे हमने उसका गुणनखंड कर दिया है। अब यहाँ पे 36 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो देखो 1 2 3 4, तो ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 48 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो यहाँ पे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे 4 ठो है 2 ऐसे ये, और गुणे 3।
आगे 60 के, तो 60 का जो है यहाँ पे है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे 36 कामा 48 कामा 60 का एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा? तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको एचसीएफ निकालना होगा तो तीनों में आपको कॉमन ढूंढना है। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में मैच कर रही है? तो देखो ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं, ये 1, फिर ये 2, फिर इसके बाद 3। 3 जो है ये एक ठो मैच कर रहा है, ये वाला, ये देखो तीनों में मैच कर रहा है, एक ठो 3। बाकी ये 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है तो 5 यहाँ है, मतलब कुल मिला के 1 2 ये 3 ठो मैच कर रहा है। तो तीनों को ऐसे निकाल लो, इसमें का एक ठो निकालो 2, इसमें का एक ठो निकालो, फिर जो है इसमें का एक ठो निकालो, ये 3। ये कुल मिला के हो जाएगा 36 कामा 48 कामा 60 का एचसीएफ। यहाँ पे 2 दूनी 4 4 3 12, तो 12 होगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने आंसर ला दिया। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ निकाल दिया है। अब एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ऐसे ही करना है, जो ये चीज है यहाँ पे 36, तो 36 के कितने गुणनखंड हैं? तो 1 2 3 4, तो इनको घातों के रूप में व्यक्त कर लेना है। पहला 36, तो 36 के कितने गुणनखंड हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऐसे आपको घातों के रूप में व्यक्त कर लेना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा तो आपको घातों के रूप में व्यक्त करना है, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, 48 लिखो ऐसे, तो 48 के कितने भाज्य गुणनखंड? 1 2 3 4, यानी 2 जो है वो 4 बार है, फिर इसके बाद 3 एक बार है, ऐसे ये एक बार। फिर इसके बाद 60, तो 60 के कितने भाज्य गुणनखंड? 1 2 3 4, 4 ठो हैं, 2 जो है वो 2 बार है, इसके बाद जो है 3 एक बार है, और 5 जो है वो भी एक बार है। ठीक है, तो अब जो है एलसीएम अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे 36 कामा 48 कामा 60 का एलसीएम। तो एलसीएम जो है, तो देखो एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ है? तो यहाँ पे है, तो सबसे बड़ी पावर को ऐसे आपको पकड़ लेना है। ठीक है, अब जो है 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, तो इसको ऐसे पकड़ लो, ये हो गया। 5 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, तो इसको ऐसे पकड़ लो, ये। अब इसको सरल करोगे तो 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 2 9 8, 2 9 16, यानी 16 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 5, ये 16 पंचे 80, और गुणे 9 करोगे तो 9 8 72, यानी कि 36 48 और 60 का एलसीएम जो है वो 720 होगा। एचसीएफ जो है वो 12 होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको निकालना है। जब भी आपको एचसीएफ निकालना होगा तो कुछ इस तरह से ऐसे मैचिंग करा लेना है, और एलसीएम निकालना होगा तो घातों के रूप में व्यक्त कर लेना है, और जो पावर सबसे बड़ी होगी उसको ले लेना है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद लगाइए। ठीक है, और इसी तरह से निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में पूछा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 255 867 का एचसीएफ जो है वो 51 है। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि 255 और 867 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या तो 255 है, फिर दूसरी संख्या कितनी है? तो 867 है। इधर जो है 255 और 867 का एचसीएफ जो है 51 है, तो ऐसे 51 लिख दो। फिर इसके बाद हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है, तो एलसीएम ऐसे रहने दो। ठीक है, अब जो है 51 का एलसीएम में गुणा है तो उधर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, तो ऐसे जो है 255 गुणे 867 बटे 51 हो जाएगा, और इधर जो है एलसीएम ऐसे रहेगा। अब देखो 51 से जो है 255 कट जाएगा, 51 पंचे जो है वो 255 होता है। ठीक है, अब जो है 5 गुणे ये 867 कर दो, इधर जो है ऐसे एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? ये गुणा कर दो, तो 5 सते 35 के 5, और 5 छक 30, 30 3 33 के 3, और 5 8 40, और 40 3 43 हो जाएगा। यानी कि 255 और 867 का एलसीएम जो है वो 4335 होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2022 और 23 के एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है 132 और 288 का एलसीएम जो है वो 3168 है।
तो फिर 132 कामा 288 का एचसीएफ कितना होगा। तो अब की बार एचसीएफ पूछ रहा है, पिछले क्वेश्चन में एलसीएम पूछा जा रहा था, अब की बार एचसीएफ पूछ रहा है। तो फॉर्मूला जो है हम आप लोगों को बताए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये एचसीएफ और गुणे एलसीएम ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहली संख्या है कितनी है, तो 132 है। दूसरी संख्या कितनी है, 288 है। फिर इधर आ जाओ, देखो एलसीएम दिया है अब की बार, ये एलसीएम जो है ये 3168 है। तो एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ ऐसे रहने दो। ठीक है, अब जो है यहाँ पे लिखेंगे 132 गुणे 288 और ये 3168 को ऐसे हम इसके नीचे लाएंगे कुछ इस तरह से, इधर बचेगा एचसीएफ। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, तो काटना है तो 2 से काटो, ये 2 छक 12, फिर जो है 2 छक 12, इसको काटो, 2 पंद्रहियम 30, उसके बाद 2 8 16, उसके बाद 2 चौक 8। ये अब 11 से काट दो, 11 छक्का 66, 11 एकम 11, यहाँ 4 गया 43 हो गया, 11 चौक 44, फिर 4 यहाँ पे गया 44 हो गया, 11 चौक 44। अब जो है इसको हम 3 से काट देंगे, तो 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 8 24। अब 2 से काट दो, 2 दूनी और 2 चौक हो गया। अब 24 से काट दो 288 को, तो 24 से एक कम 24 हो गया और 4 यहाँ गया, 24 दूनियम 48, यानी कि यहाँ पे जो है एचसीएफ निकल के आएगा 12। ठीक है, देखो यहाँ पे काटने में काफी ज्यादा सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा काटना पीटना हुआ, ये सब आपको अच्छे से जान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 132 और 288 का एचसीएफ जो है वो 12 होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। तो यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत छोटा है, ज्यादा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या जो है 6 की पावर n है। ठीक है, तो अगर हम n के स्थान पे 1 2 3 ऐसे रखते जाएं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम n बराबर ऐसे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इसके बाद 4 रखेंगे, ऐसे डाट डाट। ठीक है, यहाँ पे रखो 6 की पावर 1 बराबर 6 ही होगा, 6 की पावर 2 बराबर ये 6 36 होगा, 6 की घात 3 का मतलब 216 हो जाएगा, फिर 6 की घात 4 का मतलब 1296। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो क्या जो है 0 पे समाप्त हो रहा है, तो कहीं नहीं हो रहा है, बार बार इकाई अंक 6 रिपीट कर रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब हो क्यों नहीं सकता, क्योंकि देखो एक नियम है, ऐसे नियम ये है कि 0 कब आता है, 0 तब आता है जब 2 का गुणा 5 से होता है, ये 2 पंचे 10, ये देखो 0 आ गया। तो जब तक जो है 6 का गुणनखंड, ये 6 का गुणनखंड, तो 6 के कितने भाज्य गुणनखंड होंगे, तो 2 गुणे 3, ये 2 ठो होंगे। तो जब तक जो है 2 के साथ 5 नहीं आएगा तब तक 0 आ ही नहीं सकता। तो इसका आंसर ये होगा कि 6 के गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, यानी कि 6 का गुणनखंड 5 होना चाहिए। जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। यानी कि आंसर जो हम लोग लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 6 के गुणनखंड करने पर जो ये 6 का गुणनखंड किया जा रहा है, इसमें 2 और 3 ही मिल रहा है, 2 और 3 ही मिल रहा है, जबकि 5 नहीं है। जब तक 5 नहीं मिलेगा तब तक 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 5 है ही नहीं। जब तक 5 आएगा नहीं तब तक जो है वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। तो कुछ इस तरह से आपको आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऐसे आप रखते जाओ, कभी आपको 0 मिलेगा ही नहीं, 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 5 है ही नहीं। जब तक 2 के साथ 5 आएगा नहीं तब तक 0 आपको प्राप्त नहीं हो सकता। अगली वीडियो में आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 7 से कराएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे।